हेलो बच्चों, आपका मेरे चैनल शिक्षा घर में स्वागत है। आज हम सीबीटी एग्ज़ाम के लिए अल्टरनेटर के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने जा रहे हैं। इन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन से ही आपके सीबीटी एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आएंगे, तो कोशिश करिए कि आप इन क्वेश्चन को बढ़िया से याद कर लिए, तैयार कर लीजिए। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड सब्सक्राइब करिएगा, जिससे आपके फ्रेंड्स की अच्छे से तैयारी हो सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक आदर्श अल्टरनेटर में ईएमएफ फेज गणना करने के लिए सूत्र का उपयोग किया जाता है। आपसे जो अल्टरनेटर होता है उसमें जो ईएमएफ होता है उसका फॉर्मूला पूछ रहा है। E इज इक्वल टू 5 FT/2.22, E इज इक्वल टू 5 FT/4.44, E इज इक्वल टू 2.225 FT और E इज इक्वल टू 4.445 FT। तो बच्चों आंसर क्या होगा आपका? चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है। जो आपका ईएमएफ होता है अल्टरनेटर का, वो लगभग ट्रांसफार्मर के ईएमएफ के लगभग समान होता है। तो आप ट्रांसफार्मर का अगर ईएमएफ आपको याद है तो आप क्या कर लेंगे, इसको भी कर लेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अल्टरनेटर में प्रेरित ईएमएफ की दिशा खोजने के लिए किस नियम का प्रयोग करेंगे? ठीक है, देखिए अल्टरनेटर क्या है आपका। अल्टरनेटर क्या है आपका? एसी जनरेटर है। ठीक है, अल्टरनेटर क्या बोलते हैं? एसी जनरेटर कहते हैं। और आपका जो डीसी जनरेटर था उसमें हम लोग क्या करते थे? फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम करते थे। तो इसमें भी क्या करेंगे? जनरेटर के मैटर में हम लोग फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम का भी प्रयोग करेंगे। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। आप लोग अगर जनरेटर तैयार है तो उसको भी आप लोग कर लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक फिगर दे दिया गया आपको, ठीक है, ये आपको फिगर दे दिया गया है और फिगर के क्वेश्चन कोशिश करिए सब याद करके जाइए। कह रहा है व्हाट इज़ द नेम ऑफ द पार्ट ऑफ द अल्टरनेटर। ये आपको एरो दे दिया है और पूछा है कि ये कौन सा पार्ट है अल्टरनेटर का। स्टेटर है, एक्साइटर है, मुख्य ध्रुव रोटर है, चिकना बेलनाकार रोटर है। तो बच्चों क्या है? साइलेंट पोल रोटर है। क्या है ये? साइलेंट पोल रोटर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिर से आपसे ईएमएफ का एक क्वेश्चन पूछ रहा है। इस बार केपी केडी के फॉर्म में पूछ रहा है। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने केपी की यहाँ केसी दे दिया है। कोई दिक्कत नहीं है, आप केपी भी कह सकते हैं। कई बुकों में आपको केसी भी मिलेगा, कई बुकों में आपको केपी भी मिलेगा। अल्टरनेटर के ईएमएफ समीकरण की गणना करने का सूत्र क्या है? E इज इक्वल टू 4.44 KD KP 5M। दूसरा दिया है 2.22 KD KC 5FM और चौथा दिया आपको, तीसरा दिया है 4.44 KD KP FT5 और चौथा दिया है 1.11 KD KC 5FT। तो बच्चों आपका थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है, 4.44 KD KC FT5। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है हाउ अल्टरनेटर आर रेटेड। कह रहा है अल्टरनेटर की रेटिंग किस में होती है? ये क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे। KVA में होती है, KW में होती है, MW में होती है, KV में होती है। तो जो अल्टरनेटर होता है इसकी रेटिंग हम लोग क्या लेते हैं? KVA में लेते हैं। ठीक है, और ट्रांसफार्मर की भी जो रेटिंग किस में होती है बच्चों? KVA में होती है। ये भी आपको पता होना चाहिए। KW किसकी रेटिंग होगी? आपकी डीसी मोटर और डीसी जनरेटर की। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अल्टरनेटर में प्रतिशत वोल्टेज विनियमन की गणना करने के लिए किस सूत्र का प्रयोग करेंगे? ठीक है, किया जाता है VFL माइनस VNL अपॉन VFL इंटू 100। देखिए FL मतलब क्या है कि फुल लोड पे आउटपुट वोल्टेज, और NL मतलब है नो लोड पे आउटपुट वोल्टेज। ठीक, और आपको तो बच्चों इसमें जो आंसर हो गया वही मैं बता दे रहा हूँ आपको। इसमें बहुत छोटा छोटा दिया है, तो इसमें आंसर क्या होगा आपका? जो वोल्टेज रेगुलेशन निकालते हैं VR परसेंटेज इज इक्वल टू होता है आपका VNL माइनस VFL अपॉन
VFL इंटू 100। देखिए कोई भी मशीन हो आपकी, सबका वोल्टेज रेगुलेशन क्या होता है, यही होता है। चाहे आप ट्रांसमिशन लाइन में भी ले लीजिए, सबका वोल्टेज रेगुलेशन का फॉर्मूला यही होता है। चाहे आपका ट्रांसफार्मर हो, चाहे आपकी मोटर हो, सबका यही रहेगा। एक ही फॉर्मूला आपको याद करना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1000 RPM पर 6 पोल वाले एक अल्टरनेटर की आवृत्ति क्या होगी। चलिए लगा देते हैं फॉर्मूला। N = 120 F/P। यहाँ स्पीड कितनी दी आपको, 1000 दी है, 120। फ्रीक्वेंसी निकालनी है। पोल कितने हैं आपके, 6, ठीक। तो F = हो जाएगा, F = 1000 × 6 बटे 120। ये कैंसिल हो गया, 6 दूनी 12, 50। तो बच्चों फ्रीक्वेंसी आपकी कितनी है कि 50 हर्ट्ज़। तो इसमें आंसर क्या होगा, 50 हर्ट्ज़। 50 हर्ट्ज़ इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 50 हर्ट्ज़ की आवृत्ति पर 2 पोल वाले एक अल्टरनेटर की गति क्या होगी। चलिए इसको भी निकालते हैं। तो ये फॉर्मूला लगा देंगे, ऊपर जो लगा है N = 120 F/P। तो 120, फ्रीक्वेंसी आपकी कितनी दी है, 50 हर्ट्ज़ दी है। पोल कितने दिए हैं, 2 दिए हैं, कैंसिल हो गया। ये हो गया आपका 10, ये 60 आएगा आपका, ठीक है। तो आपका आ जाएगा 3000 RPM इज़ द राइट आंसर। तो आपका थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो अल्टरनेटरों के समांतर संचालन के डार्क लैंप विधि में लैंप किस स्थिति में बुझ जाते हैं। टर्मिनल वोल्टेज बराबर है, वोल्टेज और आवृत्ति बराबर है, वोल्टेज और पावर रेटिंग बराबर है, दोनों अल्टरनेटर में आवृत्ति समान। तो बच्चों आपका सेकंड ऑप्शन सही है। वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी जब बराबर होते हैं तो ऐसी कंडीशन होती है। अल्टरनेटर में आर्मेचर प्रतिक्रिया के कारण डीमैग्नेटाइजिंग प्रभाव की भरपाई कैसे करें। अल्टरनेटर की गति को कम करना है, फील्ड उत्तेजना धारा को कम करना, फील्ड उत्तेजना धारा में वृद्धि करना, अल्टरनेटर की गति बढ़ाना। तो क्या करेंगे हम, फील्ड करंट की वैल्यू को बढ़ाएंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंक्रोस्कोप का उपयोग क्या है। आउटपुट वोल्टेज को समायोजित करें, फेज अनुक्रम समायोजित करें, आपूर्ति आवृत्ति समायोजित करें, धारा समानता के लिए सही तुरंत संकेत। तो बच्चों आंसर चौथा आपका बिल्कुल सही है, धारा समानता के लिए सही तुरंत संकेत। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अल्टरनेटर के रोटर को डीसी प्रदान करने वाले उपकरण का क्या नाम है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया जो सिस्टम आपका सिंक्रोनस मोटर में होता है वही सिस्टम आपका अल्टरनेटर में होता है। दोनों की संरचना लगभग समान होती है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आपसे आ सकता है। तो हम लोग क्या करेंगे, वहाँ पे क्या करते, फील्ड वाइंडिंग को एक्साइटेशन किससे कर देते हैं, एक्साइटर से। एक्साइटर आपके क्या थे, कोई डीसी सप्लाई हो सकती थी या कोई मोटर हो सकती थी। तो आपका आंसर क्या होगा, एक्साइटर या उत्तेजक। अल्टरनेटर में डैम्पर वाइंडिंग का उद्देश्य क्या है। देखिए वही मैंने आपको बताया कि जो काम आपका सिंक्रोनस मोटर में वही आपका अल्टरनेटर में होगा। तो हमने बताया था कि आपका जो सिंक्रोनस मोटर होती है वो सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होती है और उसमें क्या होता है कि इनेर्शिया का गुण पाया जाता है, जिसके कारण क्या होता है, हंटिंग उसमें उत्पन्न हो जाती है, ठीक है, ऑक्सीलेशन उत्पन्न हो जाते हैं, ठीक है। तो उसको हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डैम्पर वाइंडिंग का प्रयोग करते हैं। डैम्पर वाइंडिंग क्या करेगी, सिंक्रोनस मोटर को सेल्फ स्टार्टिंग बना देती है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं ऑप्शन क्या दिए हैं। तांबे के नुकसान को कम करता है, तांबे इसको मतलब ही नहीं है।
वायु हानि को कम करता है, इससे मतलब हंटिंग के प्रभाव को कम करता है। तो बच्चों आंसर क्या है? हंटिंग के प्रभाव को कम करता है। अल्टरनेटर के समांतर संचालन से पहले किस स्थिति को संतुष्ट किया जाना जरूरी है? ठीक है, रेटिंग समान होनी चाहिए, फेज अनुक्रम समान होना चाहिए, रोटर प्रतिबाधा समान होनी चाहिए, स्टेटर इम्पीडेंस समान होना चाहिए। तो बच्चों क्या होता है? फेज सीक्वेंस क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। बच्चों ये क्वेश्चन आप अपने आप करिएगा, इसी में क्वेश्चन मैं कई बता चुका हूँ आपको। दो अल्टरनेटरों के समांतर होने के दौरान दो लैंप किस हालत में जलते हैं और एक लैंप बुझ जाता है? टर्मिनल वोल्टेज बराबर है, वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी बराबर है, वोल्टेज और फेज अनुक्रम बराबर है, दोनों अल्टरनेटर समान आवृत्ति पर प्राप्त होते हैं। तो बच्चों आंसर पहला सही है, सेकंड सही है, वोल्टेज फ्रीक्वेंसी बराबर है। देखिए समांतर प्रचालन के लिए कुछ कंडीशन होती हैं, आप लोग देख लीजिएगा बुक में, ठीक है, क्योंकि यहाँ मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ, यहाँ ज़्यादा डीपली भी नहीं बता सकता हूँ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि भार बढ़ता है तो अल्टरनेटर का टर्मिनल वोल्टेज कम होने का कारण क्या है? क्षेत्र प्रतिरोध, आर्मेचर प्रतिक्रिया, प्रेरक प्रतिक्रिया, आर्मेचर प्रतिरोध। तो बच्चों क्या होगा? आर्मेचर प्रतिरोध। और बच्चों क्या किया जाता है? आर्मेचर प्रतिरोध की वैल्यू को कम रखा जाता है, जिसके कारण क्या हो? वोल्टेज ड्रॉप क्या हो? कम हो। एसी जनरेटर में डैम्पर वाइंडिंग का उपयोग करने का उद्देश्य क्या है? बच्चों यही क्वेश्चन बार बार पूछ रहा है, ये क्वेश्चन को बार बार। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा? हंटिंग के प्रभाव को रोकता है। ठीक है, हंटिंग के प्रभाव को रोकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब ये आपको एक फिगर दे दिया गया है, पूछा है ये अल्टरनेटर का प्रकार क्या है? ब्रश रहित अल्टरनेटर है, 3 फेज अल्टरनेटर है, एकल फेज अल्टरनेटर, सैलिएंट ध्रुव प्रकार अल्टरनेटर है। तो बच्चों क्या होगा? ब्रश रहित अल्टरनेटर है। चलिए अगला क्वेश्चन फिर देखते हैं, वही आरपीएम वाला पूछ लिया इसने। पूछा है 2 पोल, पी की वैल्यू कितनी है? 2 पोल, फ्रीक्वेंसी कितनी दी है? 50 हर्ट्ज। अब आपसे स्पीड पूछ रहा है, तो NS इक्वल टू 120 F/P लगा दीजिए इसमें बच्चों, आ जाएगा आंसर 120। फ्रीक्वेंसी आपकी 50 हर्ट्ज है, पोल कितने हैं? 2 हैं, तो 2 6 12, तो 3000 RPM आएगा बच्चों। अच्छा बेटा RPM नहीं पूछा, RPS पूछ रहा है, ठीक है, पर सेकंड में पूछ रहा है। ठीक, तो सेकंड में करने के लिए क्या करेंगे इसको हम? तो बच्चों यहाँ पे RPS पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 120 × 50/2 × 60 हो जाएगा। ठीक, कैंसिल हो जाएगा, तो आपकी कितनी आ जाएगी? 50 RPS। कितनी आ जाएगी? 50। तो 50 RPS आपका बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देते हैं। घूर्णन क्षेत्र प्रकार अल्टरनेटर का उपयोग करने का क्या फ़ायदा है? क्षेत्र में दोष का पता लगाना आसान है, अल्टरनेटर के साथ लोड को कनेक्ट करना आसान है, दौड़ने के दौरान गर्मी को फैलाना आसान है, 2 स्लिप रिंगों की आवश्यकता होती है चाहे फेजों संख्या कितनी भी हो। तो बच्चों आपका चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अल्टरनेटर में फील्ड उत्तेजन धारा को बढ़ाने से क्या प्रभाव पड़ता है? विचलन को रोकता है, अधिक वोल्टेज से संरक्षण, मृत शॉर्ट सर्किट संरक्षण, और अल्टरनेटर को ओवरलोड होना। ठीक है, तो देखिए हमने बताया था आपको कि अभी मैग्नेटाइजेशन आर्मेचर रिएक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन पहले आया था, तो क्या करेगा? ये डीमैग्नेटाइजेशन को
विचलन से रोकता है। ठीक है, मैग्नेटाइजिंग डीमैग्नेटाइजेशन का जो इफेक्ट होता है उससे क्या करेगा, रोकेगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अल्टरनेटर में हंटिंग के प्रभाव का कारण क्या है? अधिक भार के कारण, बिना लोड के चल रहा है, गति के उतार चढ़ाव के साथ चल रहा है, लोड में निरंतर उतार चढ़ाव के कारण। तो बच्चों क्या होता है, लोड के कारण होता ही है। ठीक है, तो बच्चों आपका चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, और इसमें आपसे वोल्टेज रेगुलेशन पूछ रहा है। तो इसका फॉर्मूला हमने आपको बताया था। तो देखिए इसका वोल्टेज रेगुलेशन का फॉर्मूला था VR% इक्वल टू VNL माइनस VFL माइनस अपॉन VFL। ठीक है, ये फॉर्मूला लगाएंगे इनटू 100। अब देखिए लोड हटा लिया जाता है तो आपका वोल्टेज कितना हो जाता है, 660, और लोड फुल लोड पे कितना था, 480, और फुल लोड पे क्या था, FL 480 इंटू 100। तो 660 में से 480 गया, 0, 16 में से 8 गया, यहाँ बचा 5, 180, 180 पॉइंट 480 इंटू 100 कैंसिल हो गया। ठीक, तो हो जाएगा आपका 1848। ठीक, तो इसको सॉल्व करिए। चलिए इसको किससे बात करें, 3 से। 3 छंग 18, 3 एकम 3, 3 9, 3 छंग 18। ठीक, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 600/16। ठीक, तो ये आएगा आपका कितना, 16। तो ये आपका आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा, देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो आपको सॉल्व करने पे आएगा आपका 37.5%। ठीक है, तो बच्चों ये आपका थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, थर्ड ऑप्शन बिल्कुल आपका सही है। तो बच्चों आज मैंने आपको अल्टरनेटर के एनसीईआरटी के क्वेश्चंस बताए निम्मी के, जो कि आपके सीबीटी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन्हीं में से क्वेश्चंस पेपर आपका आएगा। कोशिश करिएगा पूरा क्वेश्चन पेपर देखिए, पूरा वीडियोस देखिए और अपने फ्रेंड्स को भेज दीजिए, जिससे उनकी तैयारी अच्छे से हो सके। और मैं चाहता हूं कि सबके 90% के आसपास सीबीटी एग्ज़ाम में आए। ठीक है, और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू। हेलो बच्चों, आपका हमारे चैनल शिक्षागर में स्वागत है। आप लोगों के सीबीटी एग्ज़ाम के लिए, इलेक्ट्रीशियन सेकेंड ईयर वालों के लिए मैं आज सिंक्रोनस मोटर के एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व कराने जा रहा हूं। इन क्वेश्चंस को बड़े ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, और हो सकेगा तो नोट्स में लिख लीजिएगा। इसी क्वेश्चन से आपका सीबीटी एग्ज़ाम के क्वेश्चंस आएंगे। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द कन्वर्टर। ठीक है, ये आपको एक कन्वर्टर दे दिया गया है और पूछ रहा है ये कौन सा कन्वर्टर है। ठीक है, ऑप्शन दिया है मेटल रेक्टिफायर, रोटरी कन्वर्टर, मरकरी आर्क रेक्टिफायर, सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर। तो बच्चों ये आपका कन्वर्टर क्या है, सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर। तो इसमें आंसर क्या होगा, सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर। देखिए कन्वर्टर होता क्या, ठीक है, ठीक, कन्वर्टर को हम लोग रेक्टिफायर बोलते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक फिगर दे दिया गया है, ठीक है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द कन्वर्टर। अब ये फिगर वाले क्वेश्चंस आप बच्चों जो याद रखिएगा, क्वेश्चंस आपके फिगर्स के बहुत से क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। अब ये पूछा है मेटल रेक्टिफायर है, रोटरी कन्वर्टर है, मरकरी आर्क रेक्टिफायर है, मोटर जनरेटर सेट है। तो देखिए ये क्या आपका रोटरी रेक्टिफायर है। क्या आपका ये
रोटरी रेक्टिफायर या रोटरी कन्वर्टर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंक्रोनस मोटर ऑपरेशन के लिए डीसी सप्लाई क्यों आवश्यक है? हानियों को कम करने के लिए, शुरू में मोटर स्टार्ट करें, मोटर को ओवरलोड के साथ चलाएं, मोटर को तुल्यकालिक गति से चलाएं। एक्चुअली क्या है बच्चों कि हम लोग मोटर को सिंक्रोनस जो मोटर होती है उसको स्टार्टिंग के लिए हमको एक डीसी सप्लाई की आवश्यकता होती है। क्यों? क्योंकि आपका जो मोटर होता है, सिंक्रोनस मोटर होता है, उसमें क्या होता है क्या कहते हैं, इनेर्शिया का गुण पाया जाता है। ठीक है, जिसके कारण वो क्या होती है, स्टार्ट नहीं हो पाती है। ठीक है, तो स्टार्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डीसी सप्लाई देते हैं। ठीक है, और जब डीसी सप्लाई से उसको घुमाया जाता है तो मोटर जो होती है आपकी, मोटर जो है वो आपकी सिंक्रोनस स्पीड पे चलने लगती है। ठीक है, तो इसमें आंसर क्या होगा, मोटर को तुल्यकालिक गति से चलाएं। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है जो इन्वर्टर और कन्वर्टर दोनों के रूप में कार्य करता है उसे क्या कहते हैं? ठीक है, कन्वर्टर और इन्वर्टर क्या करता है, आपको डीसी से एसी में कन्वर्ट करता है, और जो आपका कन्वर्टर होता है वो आपका एसी से डीसी कन्वर्ट करता है। तो आपका क्या दिया है, धातु डिस्टकारी, मरकरी आर्क डिस्टकारी, अर्धचालक डायोड, तुल्यकालिक कन्वर्टर। तो बच्चों आंसर क्या होगा इसमें, सिंक्रोनस कन्वर्टर या तुल्यकालिक कन्वर्टर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ इन्वर्टर? अब इन्वर्टर का फंक्शन आपसे पूछ रहा है। इन्वर्टर मैंने आपको बताया ये क्या करेगा, ये करेगा आपको डीसी को एसी में कन्वर्ट कर देगा। देखिए जो आपका इन्वर्टर होता है, इन्वर्टर ये क्या करेगा, डीसी टू एसी करेगा, डीसी टू एसी। और जो आपका कन्वर्टर होता है, कन्वर्टर को हम लोग रेक्टिफायर भी बोलते हैं। ठीक है, वो क्या करेगा, एसी टू डीसी करेगा। ठीक, ये हमेशा याद रखिएगा। तो आपका इसमें आंसर क्या होगा, एसी को डीसी में बदलना, डीसी को एसी में बदलना, एसी साइन तरंग को स्मूथ करना, पल्सेटिंग डीसी को शुद्ध डीसी में बदलना। तो बच्चों आंसर क्या होगा, डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा परिवर्तक उपकरण ओवरलोड किया जा सकता है? डिस्टकारी यूनिट, रोटरी कन्वर्टर, मोटर जनरेटर सेट, मरकरी आर्क डिस्टकारी। तो बच्चों आंसर क्या होगा, डिस्टकारी यूनिट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंक्रोनस मोटर को चलाने के लिए उत्तेजक क्यों आवश्यक है? मोटर में अधिक भार ले जाएं, पावर फैक्टर में सुधार, मोटर में होने वाले नुकसान को कम करना, मोटर को तुल्यकालिक गति से चलाएं। देखिए मैंने आपको बताया कि जो आपका डीसी सोर्स होता है, ठीक है, वो क्या होता है, एक एक्साइटर का कार्य करता है। ठीक है, उसका प्रयोग हम लोग क्यों करते हैं, हमने बताया आपको कि इनेर्शिया का गुण पाया था, जिसके कारण क्या होती है, आपकी सिंक्रोनस मोटर स्टार्ट नहीं होती है। ठीक है, उस इनेर्शिया गुण को कम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सप्लाई देते हैं एक्साइटेशन में, और जिससे क्या होता है, मोटर जो होती है तुल्यकालिक स्पीड पे चलती है। और जो आपकी सिंक्रोनस मोटर है ये क्या होती है, सिंक्रोनस स्पीड पे चलती है, और इस पर लोड का ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता, और ये तीनों पावर फैक्टर पे काम करती है। ये सब आपको पता होना चाहिए। किस एप्लीकेशन को केवल डीसी की आवश्यकता होती है? ठीक है, विद्युत लेपन, वोल्टेज बढ़ाना, इंडक्शन मोटर परिचालन, प्रतिकर्षण मोटर। तो देखिए इलेक्ट्रोप्लेटिंग में हम लोग क्या करते हैं, डीसी की आवश्यकता होती है, और इलेक्ट्रोप्लेटिंग में आपका डीसी मोटर यूज़ होता है। डीसी जनरेटर यूज़ होता है। ठीक है, तो इसमें आंसर क्या होगा, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। क्या होगा, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिष्टकारी
डिस्टकारी डायोड में LED को कन्वर्टर के रूप में क्यों काम में नहीं लिया जाता? अधिक डोप युक्ति है, बहुत कम शक्ति युक्ति है, प्रकाश उत्सर्जन के लिए बनाया गया है और तापमान के प्रति बहुत संवेदनशील है। तो बच्चों आंसर क्या होगा? बहुत कम शक्ति युक्ति है। बच्चों ये क्वेश्चन आप पूरा पढ़ के जाएंगे तभी आप अच्छे नंबर पाएंगे। सिंक्रोनस मोटर का मुख्य अनुप्रयोग कौन सा है? लिफ्ट में, कागज रोलिंग मिलों में, AC से DC कन्वर्टर, पावर फैक्टर करेक्शन डिवाइस। देखिए जो आपकी सिंक्रोनस मोटर होती है वो क्या करती है? जो आपकी सिंक्रोनस मोटर है ये क्या होती है? सिंक्रोनस स्पीड पे चलती है। किस पे? सिंक्रोनस स्पीड पे। और इसका प्रयोग हम लोग क्या करते हैं? पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट के लिए। किसके लिए? पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट के लिए। और इसका पावर फैक्टर लगभग क्या होता है? 1 होता है। ठीक है, तो बच्चों आंसर क्या होगा? पावर फैक्टर करेक्शन डिवाइस, मतलब पावर फैक्टर को ये अच्छा करता है। ठीक, DC मोटर जनरेटर सेट का लाभ क्या है? शोरहीन, उच्च दक्षता, कम रखरखाव की आवश्यकता है, DC आउटपुट वोल्टेज को आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है। तो बच्चों आंसर क्या होगा? DC आउटपुट वोल्टेज को आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये आपको फिगर दे दिया गया बच्चों, ये आपको एक फिगर दे दिया गया है। ठीक है, एक फिगर दे दिया गया है और पूछा है कि ये जो X पार्ट है ये क्या है, ये क्या कार्य है इसका? AC को DC में परिवर्तित करता है, वोल्टेज ड्रॉप को कम करता है, बिना शोर के आउटपुट देने में मदद करता है, वितरित प्रत्यक्ष धारा एकत्र करता है। तो क्या होगा? वितरित प्रत्यक्ष धारा एकत्र करता है ये। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रोटेशन शुरू में एक तुल्यकालीन मोटर में डैम्पर वाइंडिंग का प्रयोग क्यों करते हैं? देखिए मैंने आपको बताया कि जो आपकी जो सिंक्रोनस मोटर होती है वो क्या होती है, उसका जो उसमें क्या होता है, इनेर्शिया का गुण पाया जाता है। ठीक है, और ये सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होती है। सिंक्रोनस मोटर जो होती है बच्चों ये सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होती है। इसको सेल्फ स्टार्टिंग बनाने के लिए हम लोग डैम्पर वाइंडिंग का प्रयोग करते हैं। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। रोटेशन शुरू करने के लिए उच्च वोल्टेज का उत्पादन करें, मोटर को घुमाने के लिए उच्च धारा का उत्पादन करें, टार्क पैदा करता है और तुल्यकालीन गति के पास चलता है, एक नियत गति बनाए रखने के लिए एक उच्च चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण करें। तो बच्चों आंसर चौथा आपका बिल्कुल सही है। एक नियत गति बनाए रखने के लिए उच्च चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण करें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंक्रोनस मोटर सिंक्रोनस गति से क्यों नहीं चलती? देखिए वही क्वेश्चन पूछ लिया है। अपर्याप्त उत्तेजना, दोषपूर्ण पोनी मोटर, खुली डैम्पर वाइंडिंग में शॉर्ट। तो देखिए अपर्याप्त उत्तेजना मतलब एक्साइटेशन उसको जो चाहिए होता है वो मिल नहीं पाता है। ठीक है, इसलिए वो स्टार्ट नहीं हो पाती। और स्टार्ट करने के लिए क्या हम लोग डैम्पर वाइंडिंग का प्रयोग करते हैं या एक्सटर्नल सोर्स के द्वारा उसको एक्साइटेशन करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंक्रोनस मोटर को सिंक्रोनस कंडेंसर के रूप में कैसे प्रयोग किया जाता है? मोटर लोड में बदलाव, रोटर उत्तेजना में बदलाव। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा? रोटर उत्तेजना में बदलाव। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंक्रोनस मोटर में डैम्पर वाइंडिंग का क्या कार्य है? पावर फैक्टर बनाए रखे,
फील्ड वाइंडिंग को उत्तेजित करें, नियत गति बनाए रखें, सिंक्रोनस को स्टार्ट करें। तो मैंने आपको क्या बताया, जो डैम्पर वाइंडिंग करते हैं हम लोग सिंक्रोनस मोटर को सेल्फ स्टार्टिंग बनाने के लिए करते हैं। तो ये क्या होगा, इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा, सिंक्रोनस मोटर शुरू करें। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन से कन्वर्टर में उच्च दक्षता है? SCR कन्वर्टर, रोटरी कन्वर्टर, मोटर जनरेटर सेट, मरकरी आर्क रेक्टिफायर। तो बच्चों आंसर क्या होगा, SCR कन्वर्टर। कन्वर्टर में बच्चों मोस्टली हम लोग क्या करते हैं, SCR या थरिस्टर का प्रयोग करते हैं। SCR को ही थरिस्टर बोलते हैं। और अगर आप लोगों को सिंक्रोनस मोटर के और क्वेश्चंस पढ़ने हैं कंपटीशन की तैयारी के लिए, तो मेरे आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पे मैंने सिंक्रोनस मोटर के बहुत सारे क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव बताए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कैसे तुल्यकालिक मोटर पावर फैक्टर सुधारक के रूप में कार्य करता है? लाइन वोल्टेज में बदलाव, फील्ड उत्तेजना में बदलाव, मोटर की गति बढ़ाना, मोटर की गति घटाना। तो देखिए आप कैसे करेंगे, पहले मोटर को हम लोग क्या करेंगे, जो आपकी फील्ड होगी उसको क्या करेंगे, उत्तेजना में उसमें बदलाव करेंगे। तो आंसर क्या होगा आपका, दूसरा सही है, फील्ड उत्तेजना में बदलाव। तो बच्चों आज मैंने सिंक्रोनस मोटर के लगभग 18 NCVT निम्मी के क्वेश्चन आपको सॉल्व कराए हैं। इन क्वेश्चंस को आप ध्यान से देखिएगा, समझिएगा और हो सकेगा तो शेयर कर दीजिएगा, जिससे आप लोगों के आपकी और आपके फ्रेंड्स की तैयारी अच्छे से हो सके। इसी में से क्वेश्चन आपके CBT एग्ज़ाम में आएंगे। थैंक यू। हेलो बच्चों, आपका हमारे चैनल शिक्षा घर में स्वागत है। आज मैं इलेक्ट्रीशियन सेकेंड ईयर के बच्चों के लिए CBT एग्ज़ाम को देखते हुए प्रोडक्शन और सब स्टेशंस के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने जा रहा हूं। इन्हीं क्वेश्चंस में से आपके बोर्ड एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आएंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए, जिससे आपका और आपके फ्रेंड्स का CBT एग्ज़ाम अच्छे से हो सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बिजली उत्पादन के लिए भारत में कौन सा ईंधन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है? कोयला, डीजल, गैस तेल, पेट्रोल। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा, कोयला। बच्चों भारत में जो आपका बिजली का जो उत्पादन होता है, प्रोडक्शन जो होता है, वो 65% अप्रॉक्स थर्मल पावर प्लांट से होता है। किससे होता है? थर्मल पावर प्लांट से होता है। थर्मल पावर प्लांट से होता है। और थर्मल पावर प्लांट में हम लोग क्या यूज़ करते हैं, कोयले को प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत कौन सा है? हवा है, पानी है, भाप है, डीजल है। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा, हवा। हवा इज द राइट आंसर। ऊर्जा का प्राकृतिक स्रोत कौन सा है? सन है, हीट है, कोल है और बायोगैस है। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा आपका, इसमें आपका जो प्राकृतिक है, प्राकृतिक में आपका आ जाएगा सूर्य। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पारंपरिक बिजली उत्पादन कौन सा है? पवन शक्ति उत्पादन, ज्वारी शक्ति उत्पादन, सौर शक्ति उत्पादन, ऊष्मीय शक्ति उत्पादन। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा, थर्मल पावर जनरेशन। ठीक, देखिए आपको एक फिगर दे दिया गया है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट की योजनाबद्ध व्यवस्था के घटक में X का नाम दें। ये आपको जो X दिया है ये क्या है? ठीक है, ये पेनस्टॉक है, सर्च टैंक है, वाल्व हाउस है और आपका बिजली घर है। तो ये क्या है बच्चों, सर्च टैंक है। दिस इज सर्च टैंक। सोलर सेल में किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? सिलिकॉन का करते हैं, तांबा का करते हैं, एंटीमनी का करते हैं, फास्फोरस का करते हैं। तो बच्चों जो आपका सोलर सेल होता है
वो क्या है, उसमें हम लोग सिलिकॉन का प्रयोग करते हैं। ये क्या करता है, आपकी जो सोलर एनर्जी होती है उसको वो क्या करता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा, सिलिकॉन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। परमाणु ऊर्जा स्टेशन में परमाणु विखंडन के लिए प्रयुक्त परमाणु सामग्री का क्या नाम है? सिलिकॉन नाम है, थोरियम नाम है, एंटीमनी है, कैडमियम है। तो बच्चों आंसर क्या होगा, थोरियम। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक गैर पारंपरिक स्रोत कौन सा है? लिग्नाइट है, सूरज की किरणें हैं, संग्रहित पानी है और आपका चूर्णित कोयला है। तो बच्चों अभी हमने आपको बताया था, तो इसमें क्या होगा, सूर्य की किरणें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फोटोवोल्टिक सेल बनाने के लिए प्रयुक्त सामग्री का नाम क्या है? सिलिकॉन का है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है, जर्मेनियम है। तो बच्चों आंसर क्या होगा, देखिए सेल की फिर से बात कर रहा है। सेल आपका कोई भी हो उसमें हम लोग क्या करेंगे, सिलिकॉन का प्रयोग करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गैर पारंपरिक बिजली उत्पादन का मुख्य नुकसान क्या है? कम दक्षता, अस्थिर उत्पादन, केवल कम भार का उपयोग कर सकते हैं, भारी भार संचालित नहीं किया जा सकता। तो बच्चों आंसर क्या होगा, कम दक्षता। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पन बिजली स्टेशनों में पेन स्टॉक का कार्य है, बांध तक पानी पहुंचाता है, टरबाइन तक पानी पहुंचाता है, बिजली घर से दूर पानी ले जाता है, जलाशय से अधिशेष पानी का निर्वहन करता है। तो बच्चों आंसर क्या होगा, टरबाइन तक पानी पहुंचाता है। कौन से शक्ति उत्पादन में भारी जल के शुद्धि संयंत्र की आवश्यकता होती है? तो बच्चों आंसर क्या होगा इसमें क्या होगा, परमाणु शक्ति संयंत्र। परमाणु शक्ति, ठीक, उत्पादन। स्टीम पावर स्टेशन में बॉयलर का उद्देश्य क्या है? भाप को अधिक गर्म करता है, गर्म पानी और हवा को देते हैं, पानी को भाप में परिवर्तित करता है, जले हुए ईंधन से गर्मी को मुक्त करता है। तो बच्चों आंसर क्या होगा, पानी को भाप में परिवर्तित करता है। पवन ऊर्जा उत्पादन में कौन सी डिवाइस हवा की गति को महसूस करती है? एक्सीटर यूनिट, टरबाइन कंट्रोलर, चापर कंट्रोलर, लाइन नियंत्रक इकाई। तो बच्चों आंसर क्या होगा, टरबाइन कंट्रोलर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस प्रकार का बिजली संयंत्र अधिक कुशल है? डीजल, भाप शक्ति और हाइड्रोइलेक्ट्रिक, परमाणु शक्ति। तो बच्चों आंसर क्या होगा, हाइड्रोइलेक्ट्रिक। ऊंचे हेड वाले हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट में किस टरबाइन का प्रयोग किया जाता है? ठीक है, कप्लान का, आवेग टरबाइन का, फ्रांसिस टरबाइन का, प्रतिक्रिया टरबाइन का। तो बच्चों आंसर क्या होगा, आवेग टरबाइन का। परमाणु रिएक्टर में नियंत्रक छड़ के रूप में किस सामग्री का प्रयोग करते हैं? थोरियम, ग्रेफाइट, कैडमियम, टंगस्टन। तो बच्चों आंसर क्या, कैडमियम की छड़ों का प्रयोग हम लोग करते हैं। गैर पारंपरिक बिजली उत्पादन कौन सा है? डीजल शक्ति उत्पादन, परमाणु शक्ति उत्पादन, पवन चक्की बिजली उत्पादन, जल विद्युत शक्ति उत्पादन। तो बच्चों आंसर क्या होगा, पवन चक्की बिजली उत्पादन। जैव द्रव्यमान का अवयव कौन सा है? घोल, जैव ईंधन, खाद, बायोगैस। तो बच्चों आंसर क्या होगा, स्लरी, घोल। परमाणु संयंत्र का मुख्य नुकसान क्या है? कचरे का निपटान, रनिंग खर्च ज़्यादा है, संयंत्र को बड़े स्थान की आवश्यकता होती है, लोड सेंटर से दूर स्थापित किया गया। तो बच्चों आंसर क्या होगा, कचरे का निपटान। बायोगैस का मुख्य घटक कौन सा है? ऑक्सीजन, मीथेन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड।
देखिए आपकी जो मीथेन होती है उसको हम लोग बायोगैस भी कहते हैं। तो बच्चों आंसर क्या होगा? मीथेन। स्टीम पावर प्लांट में इकोनोमाइजर का कार्य क्या है? पानी को भाप में परिवर्तित करता है, हवा को गर्म करता है, फ्लू गैसों द्वारा फीड पानी को गर्म करता है, रासायनिक उपचार द्वारा दिए हुए पानी को शुद्ध करता है। तो बच्चों आंसर तीसरा सही है, फ्लू गैसों द्वारा फीड पानी को गर्म करता है। सौर पैनल में बिजली का उत्पादन कैसे किया जाता है? जब धूप कांच पर टकराती है, जब सूरज की रोशनी निकल प्लेट पर टकराती हैं, जब सूरज की रोशनी मैग्नीज पर टकराती हैं, जबकि सूरज की रोशनी फोटो इलेक्ट्रिक सेल पर टकराती है। तो बच्चों आंसर क्या होगा? जब सूरज की रोशनी फोटो इलेक्ट्रिक सेल पर टकराती है। ये क्या करता है? सौर ऊर्जा को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है और इसमें सिलिकॉन का प्रयोग करते हैं। गैर पारंपरिक बिजली उत्पादन का क्या फायदा है? अधिक भरोसेमंद, अधिक दक्ष, कम प्रारंभिक लागत, प्रदूषण घटाए। तो बच्चों आंसर क्या होगा? इससे प्रदूषण कम होता है। स्टीम शक्ति संयंत्र में एयर प्री हीटर का कार्य क्या है? आपूर्ति जल को गर्म करता है, इकोनोमाइजर को गर्म हवा की आपूर्ति, सुपर हीटर को गर्म हवा की आपूर्ति, फ्लू गैसों से गर्मी निकालता है और लागत और आगत वायु को गर्म करता है। तो बच्चों आंसर क्या होगा? फ्लू गैसों को फ्लू गैसों से गर्मी निकालता है और आगत वायु को गर्म करता है। बैटरी आधारित माइक्रो हाइडल पावर जनरेशन में चार्ज कंट्रोलर का क्या कार्य है? ओवर वोल्टेज को नियंत्रित करता है, बैटरी से टरबाइन को डिस्कनेक्टेड करता है, बैटरी की ओवर चार्जिंग को रोकता है, टरबाइन की ओवर स्पीड को नियंत्रित करता है। तो बच्चों क्या होगा? बैटरी की ओवर चार्जिंग को रोकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस बिजली उत्पादन संयंत्र के संचालन में अधिक विश्वसनीयता है? जल विद्युत संयंत्र, डीजल शक्ति संयंत्र, वायु शक्ति संयंत्र, परमाणु शक्ति संयंत्र, ताप विद्युत संयंत्र। बच्चों आंसर क्या होगा? परमाणु शक्ति संयंत्र। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ज्वारीय शक्ति स्टेशन में बैराज का उद्देश्य क्या है? ज्वारीय तरंगों को नियंत्रित करता है, समुद्र की ओर पानी छोड़ता है, खाड़ी के प्रवेश द्वार पर पानी को नियंत्रित करे, स्थितिज ऊर्जा से गति ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो बच्चों आंसर क्या होगा? खाड़ी के प्रवेश द्वार पर पानी को नियंत्रित करता है। पारंपरिक बिजली उत्पादन पर गैर पारंपरिक बिजली उत्पादन का नुकसान क्या है? प्रदूषण बढ़ा है, सुरक्षा जोखिम अधिक है, अधिक रख रखाव दे सकता है, बेस लोड डिमांड के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। तो बच्चों आंसर क्या होगा? बेस लोड डिमांड के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। पवन शक्ति उत्पादन का प्रमुख नुकसान क्या है? प्रदूषण का असर ज़्यादा है, उच्च तकनीक की आवश्यकता है, संयंत्र स्थापना अधिक जटिल है, पवन ऊर्जा नियत और स्थिर नहीं है। तो बच्चों चौथा ऑप्शन बिल्कुल आपका सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्टीम पावर प्लांट में किस घटक का उपयोग फ्लू गैस से फीड पानी को गर्म करने के लिए किया जाता है? तो बच्चों मैंने अभी आपको बताया इकोनोमाइजर का प्रयोग करते हैं। तो इसमें आंसर क्या होगा? इकोनोमाइजर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर क्या क्या फ़ायदा है? कोई गर्मी हानि नहीं, उच्च तापीय दक्षता, इसमें उच्च शक्ति घनत्व, धातु की सतह पर तापमान कम है। तो बच्चों आंसर क्या होगा? इसमें उच्च शक्ति घनत्व। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ज्वारीय शक्ति उत्पादन में टरबाइन का कार्य क्या है? बांध के अन्य भागों में पानी का प्रवाह रोकता है, स्थितिज ऊर्जा को गति ऊर्जा में परिवर्तित करता है, पानी के बहाव को निम्न से उच्च स्तर पर रखता है, गतिज ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो बच्चों आंसर क्या होगा? स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तित करता है।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो टरबाइन होती बच्चों, उसको स्टीम से घुमाया जाता है, ठीक है। गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत का क्या फ़ायदा है? अधिक भरोसेमंद, कम प्रारंभिक लागत, दक्षता अधिक है, ग्रीन हाउस प्रभाव से बचाता है। तो बच्चों आंसर क्या होगा? चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है। बच्चों अगर एनसीईआरटी में जो क्वेश्चंस का आंसर दिया है उसी को आप टिक लगा के आइएगा, भले गलत हो, क्योंकि अगर आप वो नहीं लगाएंगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। परमाणु विखंडन के दौरान उत्पन्न होने वाली रेडियो सक्रिय किरणों का क्या प्रभाव होता है? रिएक्टरों को नुकसान पहुंचाता है, स्वास्थ्य को खतरा करता है, विखंडन प्रक्रिया को कम करता है, भयंकर गर्मी पैदा होती है। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा? देखिए जो इसमें क्या होता है, रेडियो एक्टिव रेज निकलती हैं, वो क्या होती हैं? हम लोग के शरीर के लिए बहुत खतरनाक है, स्वास्थ्य के लिए बहुत खतरनाक है। तो बच्चों दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। पानी से बहने वाली स्थितिज ऊर्जा को बिजली उत्पादन करने के लिए गतिज ऊर्जा के रूप में कैसे परिवर्तित किया जाता है? अधिक मात्रा में पानी का भंडारण करने से, पानी की नहर में सर्च टैंक का उपयोग करके, अल्टरनेटर ड्राइव करने के लिए पानी टरबाइन का उपयोग करके, पेनस्टॉक के माध्यम से उच्च हेड बनाकर। तो बच्चों आंसर क्या होगा? पेनस्टॉक के माध्यम से उच्च हेड बनाकर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि प्रकाश की तीव्रता कम है तो सौर सेल का क्या होगा? आउटपुट बढ़ता है, आउटपुट घटता है, आउटपुट वही रहता है, सेल में कोई आउटपुट नहीं। तो बच्चों आंसर क्या होगा? आउटपुट क्या होगा आपका? कम हो जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि प्रकाश की तीव्रता अधिक है तो सौर सेल का आउटपुट वोल्टेज होगा, तो क्या होगा? आउटपुट वोल्टेज क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा बच्चों। इसमें आंसर क्या होगा? आउटपुट वोल्टेज बढ़ जाता है। तो बच्चों आज मैंने आपको निम्न के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रोडक्शन और सबस्टेशंस के बताए हैं। इन क्वेश्चंस को आप देखिएगा और समझिएगा और याद कर लीजिएगा। इन्हीं क्वेश्चन से आपका सीबीटी एग्ज़ाम होगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए, जिससे आपकी अच्छे से मैं तैयारी करवाता रहूँ। थैंक यू।